तो चेक करवाने के बाद हमें क्या फीडबैक मिला है वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। ओके, जैसे देखो पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल से ये देखिए हनुमान जी आए हैं हमारे यहाँ बस। तो भाई साहब ये कुछ मेरी आंसर राइटिंग है जो मैंने सबमिट करा था। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। वापस से एक और नए ब्लॉग वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होगे। भाई साहब अभी मैं छत पे ब्लॉग रिकॉर्ड करने आया था और सामने है हनुमान जी बैठे हुए हैं। मैं बैक कैमरा से दिख करके दिखाता हूँ। मैं ना छत पे आया तो मैं तो डर ही गया था भाई साहब। मैं कितने दिनों बाद देखा हूँ अपने गांव में बंदर। पहले एक ज़माने में हमारे गांव में बंदर हुआ करता 40 से 50। फिर हम लोग ने पैसे वैसे देख करके इसको भगाए गांव से, मतलब पकड़ने वाला आया था लेके गया, एक छूट गया था। अब वो अभी तक है ही। मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, देन मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। ओके, ये देखिए हनुमान जी आए हैं हमारे यहाँ बंदर। यहाँ पे कुछ कुछ सामान रखा हुआ था, ये खाने के लिए महाराज आए हुए हैं और बैठे हैं। तहिया गले भाग गए निसुआ लाठी लाई भाग से किछो बंदर छे। हाँ बंदर बंदर हट। किछो लाठी लाना यार, कटता ना बुच्ची। कते दिन बाद गाँव में एलिया नहीं गे, अभी तो रही एक 40-50 टा जे पकड़ने रहे ओई में कता गेले नहीं तो देखे जो बड़ा खतरनाक ओई भाग गेले। तो भाई साहब फाइनली बंदर जो है ना भाग के गए हैं अपना जिधर जाना था, दम जंगल की तरफ। मैं तो यार बिल्कुल डर ही गया था। बाकी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आंसर राइटिंग के बारे में। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यार भैया आंसर राइटिंग के ऊपर में वीडियोज़ लाओ। तो भाई साहब आज का वीडियो आंसर राइटिंग के ऊपर होने वाली है। मैं अभी अपने जो अपने आंसर राइटिंग लिखा हूँ वो, और इसको चेक करवाने के बाद हमें क्या फीडबैक मिला है वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगा। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ठीक है मैं अच्छे से दिखाता हूँ। तो भाई साहब ये कुछ मेरी आंसर राइटिंग है जो मैंने सबमिट करा था और इसके का मुझे फीडबैक भी मिला है। 4-5 इसमें लिखा गया है, तो 4-5 का तो नहीं दिखाऊंगा, बट हाँ जो दो ऊपर के 2-3 वर्ड दिखा दूंगा। पहला आप ध्यान से देखो कैसे क्या लिखना है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल से आप क्या, बे भाई रुक जाए यार, छत पे हूँ, हवा चल रहा है बहुत तेज़ ना। ध्यान से देखो, लिखा है वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, इसके संघटक तत्वों के साथ वर्गीकरण पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा वायुमंडल को थोड़ा सा डिफाइन किया, थोड़ा सा। उसके बाद सीधा मैं आ गया वायुमंडल के संघटक तत्व जो भी हैं। अब उसको मैं क्या किया, पॉइंट टू पॉइंट देखो मैंने लिखा है वायुमंडल के वायुमंडल मुख्य रूप से गैसों से बना होता है जो निम्नलिखित है। ठीक है, तो पॉइंट लिखा। उसके बाद आप देखो पहले आप कौन कौन से घटक हैं। आप देखो पहला नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बारे में 2, ऑक्सीजन 2 से 3 पॉइंट, इसके ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस जो भी मीथेन, CH4 हाइड्रोजन है। उसके बाद मैंने वायुमंडल को वर्गीकरण किया। मैंने इसमें क्या गलती किया था मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो इसमें गलती ये था कि ये जितना मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूँ ना, इसको मैं अगर चाहता तो डायग्राम बना करके छोटा कर सकता था। आपको दिख रहा होगा मैंने अच्छे से डिफाइन किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पर नज़र डालें। आप भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा दो या 3 लाइन भूमिका बनाना है हमें। अबे यार भाई साहब थोड़ा मैं अपना यू टर्न ले लेता हूँ। थोड़ा सा मैंने इस 3 से 4 पॉइंट मैंने इसके बारे में 3 से 4 लाइन लिखा है, इसका आप भूमिका कह सकते हो। उसके बाद हमने इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं और मैंने स्टार्ट करा पहले लिखित और विस्तृत संविधान। ठीक है, और इसका मैं थोड़ा सा दिखा दूँ इस क्वेश्चन का ना। मैं लास्ट में जो इसको पॉइंट टू पॉइंट लिख के दिया था ना, तो हमें जो सर ने फीडबैक में दिया कि भाई इसको थोड़ा सा तुम ना लाइन बाय लाइन करके निष्कर्ष में लिख दो, तो ये बहुत अच्छा और प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो मैं इसका अब ये वाला जो क्वेश्चन था इसका देखो मैंने पॉइंट लिखना स्टार्ट किया और पॉइंट ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बारे में 2 से 3 पॉइंट लिखा जो इंपॉर्टेंट है। मान लो कि इसमें इंपॉर्टेंट किया, भारत को एक संप्रभु राज्य घोषित किया है जिसका अर्थ है कि यह आंतरिक व बाहरी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है। ये पॉइंट बना करके हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट है संविधान के 42वें संशोधन 1976 के बाद समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। बस सिंपल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देने। संघीय प्रणाली जैसा कि आप दिख रहा है, तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। अब देखो संघीय प्रणाली क्या है, तुम्हें अगर नहीं पता होगा तो तुम
ये चीज़ें नहीं कर सकती है। अब संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, जैसा कि पता ही होगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों को 3 सूचियों में के माध्यम से विभाजित किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। अब संघ सूची क्या है वो पता होगा, राज्य सूची क्या है, राज्य सूची में राज्य का क्या कार्य है वो सब तुम्हें पता होगा, तो अच्छे से तुम लिख पाओगे। सेम चीज़ उसके बाद जैसे मान लो छठा पॉइंट मैंने नीति निर्देशक तत्व लिखा था, मौलिक कर्तव्य लिखे थे, तो इसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया है। जैसे मान लो मौलिक अधिकार था, ठीक है, उसकी विशेषता पूछा था नाम से। तो मौलिक अधिकार के अंदर जो भी है आर्टिकल को हमने डिफाइन कर, आर्टिकल को हमें बहुत डिफाइन नहीं करना है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 है, सिंपल इसको लिख करके आगे बढ़ जाना, ओके। और मेरे को ना ऐसे लगा कि मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा इसको वास्ट कर दिया, तो इससे थोड़ा सा मुझे बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, आर्द्र भूमि की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख करें। अब आर्द्र भूमि की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए कह रहा है, तो उससे पहले थोड़ा सा 2 लाइन हमें ये बता देना कि आर्द्र भूमि होती क्या है, ठीक है। आर्द्र भूमि प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, जो पर्यावरण, सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया आर्द्र भूमि के महत्व। अब इसको पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हो या डायग्राम बना करके आपको लिखना है। मैंने पॉइंट टू पॉइंट इसलिए लिखा कि थोड़ा सा पॉइंट मुझे इसमें बताना था कि जैव विविधता का संरक्षण। अब जैव विविधता के संरक्षण में क्यों है, कैसे है, थोड़ा सा एक लाइन मैंने इसमें लिख दिया। आर्द्र भूमि कई प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती है, इसमें पक्षी, मछलियाँ, पौधे, जीव जंतु शामिल होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जल संतुलन, अब देखो आर्द्र भूमि जल संतुलन भी बनाती है, उसके बाद प्राकृतिक जल शोधन, ऐसे जितने भी पॉइंट्स बने मैं इतना इसको लिख दिया। उसके बाद मैं जो क्या किया, मैं थोड़ा सा स्मार्टनेस इस क्वेश्चन पे दिखाया, क्योंकि मुझे ऐसा था कि 3-4 टाइप से क्वेश्चन लिख रहे हो तो थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग लगाओ और कौन से ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं जो चेक करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ इस पे थोड़ा सा डायग्राम काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि मैंने उपाय लिख दिया, मरुस्थल को रोकने के उपाय और चारों साइड मैंने इसको घेरा करके लिख दिया। ये सबसे अच्छा, मतलब मुझे लग रहा था कि इस पर मतलब थोड़ा सा कम नंबर मिलेगा, बट इसको बहुत अच्छे से इस पर सर ने वेरी गुड लिख के दिया कि भाई ऐसे ही लिखो, यही हम कह रहे थे, तुमसे यही डिमांड कर रहे थे। तो क्वेश्चन ये था, मरुस्थल के कारणों पर चर्चा करते हुए इसके रोकथाम हेतु उपायों पर प्रकाश डाले। तो इसके होने वाले प्राकृतिक कारण लिख दिए, मानवीय कारण लिख दिया, उसके बाद रोकने के कुछ उपाय लिख दिए। मात्र ये 2 पेज में आंसर इसका खत्म हुआ। लेकिन पुराने क्वेश्चन में क्या था, मैंने 2 से 3 पेज लगा दिया, इससे थोड़ा सा मेरे को लगा कि सर ने लिखा है कि थोड़ा सा आंसर को सॉर्ट करो तो अच्छा रहेगा। तो यही था मेरा आंसर राइटिंग का, जो भी मैं घर पे बैठ के कुछ लिखा हूँ, और भी है 3-4 आंसर और भी होगा, बट अभी तक कई वीडियो को लंबा करना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे 2 से 4 लाइन की भूमिका बनानी है, उसका पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, डायग्राम कैसे करनी है। और इसका जो भी फीडबैक मिला ना, वो आपको मैं स्क्रीनशॉट लग गया होगा, आप देख लेना उसको करके, उसको पढ़ भी सकते हो, ओके। तो यही था आज का वीडियो, ओके। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके।